क्यूरियस मॉन्क। आज से ना हम वर्ल्ड हिस्ट्री की एक सीरीज स्टार्ट करेंगे जिसमें जो सिलेबस के आईएमपी टॉपिक्स हैं जैसे कि इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, वर्ल्ड वॉर्स, कोलोनाइजेशन, डीकोलोनाइजेशन, रिवॉल्यूशन दोनों अमेरिकन और फ्रेंच, और पॉलिटिकल फिलोसफीज जैसे कम्युनिज्म, कैपिटलिज्म, सोशलिज्म स्टार्ट करेंगे। ये कम्युनिज्म, कैपिटलिज्म, सोशलिज्म के ऊपर शॉर्ट वीडियोस होंगे, बाकी जहाँ मुझे नीड लगेगी वहाँ लॉन्ग वीडियोस होंगे। प्लेलिस्ट आपको नीचे मिल जाएगी। सो स्टार्ट करते हैं। आज हम देखेंगे वर्ल्ड वॉर 1 के बारे में, तो लेट्स गेट स्टार्टेड। वर्ल्ड वॉर 1 ये स्टार्ट हुआ था 1914 से 1918 तक, ठीक है। सो ये वॉर जो खत्म हुआ ना, तब इसके बाद लोग कहते थे कि इससे इतना ग्रेट वॉर हो ही नहीं सकता, काफ़ी कैजुअलिटीज आई थी। ये वॉर लड़ा गया था दो पावर्स के बीच में। एक साइड थी सेंट्रल पावर्स जिसमें थी जर्मनी, ऑस्ट्रिया एंड टर्की, एंड दूसरी साइड थी अलाइड पावर्स जिसमें थी फ्रेंच, ग्रेट ब्रिटेन, रशिया, इटली एंड यूएसए, जो लास्ट में थी, यूएसए लास्ट में थी। सो इफ यू आर एस्पिरेंट ऑफ यूपीएससी देन एग्जामिनर आपसे ये नहीं पूछेगा कब हुई थी, कैसे हुई थी, ये पूछेंगे क्यों हुई थी। सो टाइमलाइन ही आप एक बार देख सकते हो, गो थ्रू कर सकते हो, पर याद करने की जरूरत नहीं है। आप देखो इसके कॉजेस और इसके बाद क्या हुआ, ठीक है, ये देखते हैं। तो स्टार्ट करते हैं कॉजेस से। सो फर्स्ट कॉज था इसका एम्पेरियलिज्म, वॉर बिटवीन न्यू एंड ओल्ड एम्पेरियलिस्ट कंट्री। एम्पेरियलिज्म क्या होता है? एम्पेरियलिज्म मतलब कॉलोनीज एस्टैब्लिश करना। जैसे ब्रिटेन थी, उसकी एक कॉलोनी थी इंडिया, है ना, दूसरी पहले यूएसए भी थी। सो और अफ्रीका में भी काफ़ी सारी कॉलोनीज थी यूएसए की, ऑस्ट्रेलिया भी ब्रिटेन की ही कॉलोनी थी। सो ये जो कॉलोनीज बनाने की जो प्रोसेस होती है इसे कहते हैं एम्पेरियलिज्म। सो ये काइंड ऑफ राइवलरी स्टार्ट हो गई थी यूरोप में, ओल्ड एम्पेरियलिस्ट कंट्री जैसे कि ब्रिटेन और न्यू एम्पेरियलिस्ट कंट्री जैसे कि जर्मनी, इनके बीच में राइवलरी सी थी। सेकेंड रीज़न है इसका नेशनलिस्ट मूवमेंट, साल नेशनलिस्ट मूवमेंट, जर्मन नेशनलिस्ट मूवमेंट। तो काइंड ऑफ नेशनलिज्म सी फीलिंग थी। अगर आप यूरोप की किसी भी कंट्री में हो, आप अपने नेशन की ही ज़्यादा बोल रहे हो, एंड ये सब होता है नेशनलिस्ट मूवमेंट। थर्ड रीज़न था मिलिट्री अलायंसेस। मिलिट्री अलायंस क्या होता है कि काइंड ऑफ पैक्ट साइन कर देते हैं कंट्रीज एक दूसरे के, that the attack on one country, then the allied countries are bound to defend them. As a result, काफ़ी सारी पैसिव कंट्रीज भी इस वॉर में पुल हो जाती हैं, काफ़ी सारी पैसिव कंट्रीज भी आ जाती हैं। अब इसका बेस्ट एग्जांपल लें तो इफ़ समवन हिट मी एंड मेरा कोई बेस्ट फ्रेंड है, सो भले ही मेरे बेस्ट फ्रेंड को नहीं मारा बट ही विल कम टू प्रोटेक्ट मी, राइट। वो सामने वाले को मारेगा, ठीक है, वॉर हो जाएगी। और अगर स्मॉल स्केल पे देखें तो सो ये होता है मिलिट्री अलायंसेस। तो ऐसे ही अलायंस फॉर्म हो गई थी इन दोनों ग्रुप्स के बीच में। फोर्थ रीज़न है बाल्कन वॉर्स। बाल्कन कंट्रीज़ के बीच में स्टार्ट हुई थी। क्यों? बाल्कन कंट्रीज़ ना पहले टर्की के कंट्रोल में थे, उसके बाद हुआ फर्स्ट बाल्कन वॉर। फर्स्ट बाल्कन वॉर के बाद ये बाल्कन कंट्रीज इंडिपेंडेंट हो गई थी। अब ये इंडिपेंडेंट तो हो गई, पर इनके अंदर भी नेशनलिस्ट मूवमेंट स्टार्ट हो गया, एंड इनके नेशनलिस्ट मूवमेंट की वजह से क्या हुआ, इनके अंदर वॉर स्टार्ट हो गई, और वॉर इतनी बढ़ गई कि मतलब बहुत ज़्यादा वॉर्स हो रही थी, और सारी कंट्रीज एक साथ एक किसी के साथ तो थी नहीं। कोई जर्मनी के साथ अपनी फ्रेंडशिप निभा रही थी, कोई किसी के साथ, तो बहुत ज़्यादा वॉर्स चालू हो गई थी बाल्कन नेशंस में। अब ये तो था छोटे छोटे कॉज, बट इमीडिएट कॉज क्या था? इमीडिएट कॉज था फ्रेंच फर्डिनेंड का एसेशन, सॉरी, उसे मार डाला, उन्हें मार डाला। सो हु इज़ दैट गाय? सो ये ना बॉस्निया, हंगरी के अंदर थोड़े साल पीपल थे। साल एक ग्रुप है, लोगों का ग्रुप है, तो वो लोग क्या चाहते थे कि उन्हें
ऑस्ट्रिया हंगेरिया में से अलग होना था और उन्हें कहाँ जाना था, उन्हें सर्बिया में ऐड होना था। ठीक है, सर्बिया एक यूरोप की कंट्री है तो उसमें ऐड होना था। तो उन्होंने क्या किया, उनके साइड से रिवॉल्यूशन आ रहे थे, काफ़ी रिवॉल्ट हो रहे थे काफ़ी। शायद उन्हीं में से कोई एक गया और उसने इस पर्सन को मार डाला। और इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद जो ऑस्ट्रिया और हंगेरी जो एक कंट्री थी उस टाइम पे, उसमें काइंड ऑफ वॉर सी स्टार्ट हो गई और वो इन्वेट करने जा रहे थे सर्बिया को। ठीक है, अब ये सर्बिया को इन्वेट करते, बट सर्बिया ने काफ़ी सारे कंट्रीज के साथ पैक्ट साइन करके रखा था। ठीक है, तो ये सोच रहे थे करें कि ना करें। इन्होंने जर्मनी से कहा, जर्मनी ने उन्हें एक खुली छूट लिख के खुली छूट दे दी कि आप जाओ, हम आपके साथ हैं। ठीक है, सो इस वजह से ये वॉर स्टार्ट हुई। इमीडिएट कॉज ये था क्योंकि जर्मनी और ऑस्ट्रिया हंगेरिया दोनों मिलके सर्बिया पे इन्वेट कर रहे थे और सर्बिया की और सारी कंट्रीज के साथ पैक्ट थी। तो मतलब इधर से ये स्टार्ट हुआ। ठीक है, अगर टाइमलाइन देखनी हो तो ये स्क्रीन पे टाइमलाइन है। तो इसके कंसेक्वेंसेस क्या क्या थे? अगर कंसेक्वेंसेस देखें तो सबसे ज़्यादा लॉस हुआ था लाइफ्स का। अराउंड 1 करोड़ पीपल की डेथ हुई थी। अनएम्प्लॉयमेंट, फेमाइन, एपिडेमिक, ये सब फ्लडेड था, बहुत ज़्यादा हो रहा था। बट एक पता वर्ल्ड वॉर 1 की अच्छी थी, फेमिनिज्म। क्योंकि जब वर्ल्ड वॉर 1 ख़त्म हुआ ना तो वहाँ की जो मेल डोमिनेंट सोसाइटी थी वो तो पूरी चली गई थी वॉर में, ज़्यादातर मेल्स वॉर में लगे थे। बट अब जो फैक्ट्रीज थी उधर वर्क कौन करेगा, तो फीमेल्स ने फैक्ट्रीज में वर्क स्टार्ट किया। अब अगर जो वर्क करेगा, जैसे वर्क करना आता है, वो इक्वल राइट्स की भी डिमांड करेगा। तो इसी के बाद यूरोप में फेमिनिज्म की स्टार्टिंग हुई थी। उसके बाद जो रशिया था, रशियन एम्पायर था, वो डिसइंटीग्रेट हो गया, टूट गया और बना यूएसएसआर। यूएसए एज अ सुपर पावर इमर्ज हुआ क्योंकि यूएसए लास्ट में आया था और उसी की एंडिंग के बाद जो पावर थी, जो वॉर थी, वो अलाइड पावर्स के साइड टिल्ट हो गई थी। और यूरोप तो रह गया। यूरोप की सुप्रीमेसी जो थी ना, एम्पेरियलिज्म वगैरह, यूरोप अपने अंदर ही लड़ने लगा, है ना। तो यूरोप की सुप्रीमेसी खत्म होने की स्टार्टिंग थी वर्ल्ड वॉर 1। यूरोप की जो सुप्रीमेसी थी, एम्पेरियलिज्म था, उसकी खत्म होने की स्टार्टिंग वर्ल्ड वॉर 1 थी। दूसरा, जापान एक पावरफुल कंट्री बना एशिया के अंदर। इसी के बाद जापान काफ़ी मॉडर्नाइज हुआ। देन पोलैंड, यूगोस्लोवानिया और चेकोस्लोवेकिया ये इंडिपेंडेंट हो गए। इस्टोनिया, लाटविया एंड लिथुआनिया जो बाल्टिक कंट्रीज हैं वो इंडिपेंडेंट हो गई। एंड जो ओटोमन एम्पायर थे टर्की के, उनका रूल खत्म हुआ। देन न्यू बाउंड्रीज बनाई गई ऑस्ट्रिया, जर्मनी और टर्की की। क्यों? क्योंकि अब ये हार गई हैं, तो इन्हें मतलब पूरी तरीके से उनकी बाउंड्रीज भी चेंज करो, जो करना है करो, क्योंकि ये हार गई हैं ना। तो बहुत गलत तरीके से ट्रीट किया। एंड एशिया और अफ्रीका में इंडिपेंडेंस की मांग स्टार्ट हो गई क्योंकि जब ये वॉर हुई थी ना तो एशियन अफ्रीका से भी काफ़ी सोल्जर्स और वेल्थ गई थी। और अब मेन बात बताएं, वर्ल्ड वॉर 2 की स्टार्टिंग कैसे हुई। वर्ल्ड वॉर 2 ना, जर्मनी को ना बहुत बुरी तरीके से इन लोगों ने वर्ल्ड वॉर 1 की जो पनिशमेंट्स थी ना, वर्ल्ड वॉर पनिशमेंट वर्ड सही रहेगा। वर्ल्ड वॉर 1 के बाद जो जीत गई थी कंट्रीज, उन्होंने काइंड ऑफ पनिशमेंट दी जो हारी हुई कंट्रीज, और स्पेशली जर्मनी को। जर्मनी के अंदर तो पहले तो रिपब्लिकन गवर्नमेंट ला दी। सेकेंडली, जर्मनी ने जो फ्रेंच से अल्सैका लोरानिया एक जगह है वो ली थी, कब्जाई थी, वॉर करके जीती थी। वो जगह इन लोगों ने फ्रेंच को वापस दी, ठीक है, कंट्री को वापस दी। सेकेंडली, जर्मनी की जो कॉलोनीज थी उनमें अपना शेयर करने लगे, ठीक है। उसके बाद उसकी एक कोल्ड फील्ड थी, शार्क कोल्ड फील्ड, उसे भी दे दिया। मतलब जर्मनी के पास वो कोल्ड फील्ड भी नहीं रही। और जो पोलिश कॉरिडोर
और सिटी ऑफ डेंजिंग थी ना, उससे भी हटा दिया जर्मनी से। तो मतलब जो वॉर का नुकसान उन्हें हुआ है, उनके सोल्जर्स गए पर इन्होंने बहुत ज़्यादा ह्यूमिलेटिंग पनिशमेंट दी, इसीलिए वर्ल्ड वॉर 2 स्टार्ट हुआ था। जर्मन्स के अंदर बहुत ज़्यादा गुस्सा था इस बात को लेकर। अब बात करें इंडिया को क्या इम्पैक्ट करी वर्ल्ड वॉर 1। सो इंडिया के अंदर भी ना एंटी इम्पेरियलिस्ट मूवमेंट स्टार्ट हो गई थी, नेशनलिज्म स्टार्ट हो गया था इंडिया में। बट वर्ल्ड वॉर 1 जब स्टार्ट हुआ था तो इंडिया ने इंग्लैंड को काफ़ी सपोर्ट किया। कैसे? 70,000 जितने हमारे सोल्जर्स थे उनकी डेथ हो गई थी वर्ल्ड वॉर 1 में, हम ब्रिटेन की हेल्प कर रहे थे इसलिए। एंड 100 मिलियन पाउंड जितने हमने उन्हें वेल्थ दी थी ब्रिटिश गवर्नमेंट को, उसके बाद भी इन लोगों ने टैक्स बढ़ाई थी। सो ये था आज का पूरा वीडियो। होप्स अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कर देना। थैंक यू।